शालिनी सिंह की कहानी जो परिवार के अंतर्गत का अकेलापन है, और खास करके संयुक्त परिवार के अंतर्गत रहकर प्रत्येक माता पिता का जो कर्तव्य होता है कि अपना एक खुद का आशियाना होना चाहिए। ऐसा एक खुद का आशियाना इस कहानी के अंतर्गत के जो पिताजी हैं वे चीफ इंजीनियर है, बल्कि अपने बेटों के द्वारा जो खटकने वाली बात है वर्तमान समय के अंतर्गत, वह बात इस कहानी में ही नहीं, मानव जीवन के अंतर्गत जिसमें इंसानियत है उसे खटकती है। ऐसी कहानी आपको शालिनी सिंह की गृह प्रवेश देखनी है। गृह प्रवेश कहानी देखने से पहले शालिनी सिंह का थोड़ा सा परिचय हम देखेंगे। देखिए, कहानी के नाम से ही पता चलता है कि भाई जब कहानी इस तरह की लिखी है तो कहानी की लेखिका के ऊपर किस प्रकार के संस्कार हुए होंगे। तो स्वाभाविकता ही लगता है शालिनी सिंह जी का जन्म एक संयुक्त परिवार में हुआ है। 7 फरवरी 1972 में दिल्ली के संयुक्त परिवार में हुआ है, और वही दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत उन्होंने एमए हिंदी किया है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई उन्होंने पूर्ण कर ली है। पिताश्री सरकारी अधिकारी, दादाश्री सरकारी शिक्षा संस्थान में प्रधानाचार्य के पद पर थे। दादाजी की मृत्यु के पश्चात घर की सभी प्रकार की जिम्मेदारी उनके पिताजी के ऊपर आकर ठहरती है। दादाजी के पश्चात अपने पिता के ऊपर आई हुई पारिवारिक जिम्मेदारी और परिवार के अंतर्गत दादाजी के बाद पिताजी खुशी खुशी से उसका वहन करते उसे देखा है, और विवाह भी ऐसे ही परिवार में उनका विवाह है कि जो लखनऊ के अंतर्गत का संयुक्त परिवार है। यानी मायके के अंतर्गत भी संयुक्त परिवार, ससुराल के अंतर्गत भी संयुक्त परिवार। एक कहने का मतलब यह है कि दोनों भी परिवार के अंतर्गत समय के साथ संस्कार उनके ऊपर हो चुके थे। कभी कभी समय के साथ विघटित बदलाव को भी उन्होंने अपने आंखों से देखा है, मस्तिष्क के उसके ऊपर विचार किया है, और उसी विघटित बदलाव को अपने कहानी के अंतर्गत उतारने का काम शालिनी सिंह ने किया है। आपका प्रसिद्ध कहानी संग्रह बदलते मौसम नामक प्रकाशित है
और दर्जन भर कहानियाँ साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी प्रसिद्ध हो चुकी है। और ये जो आपके पाठ्यक्रम के लिए रखी गई कहानी है गृह प्रवेश नामक, कहानी एक आशियाने को बनवाने की कहानी है, बल्कि यहीं पे आशियाना न बनते हुए पिता के अकेलेपन की वेदना को व्यक्त करती है। प्रसंग देखिए कैसा इस कहानी के अंतर्गत कि बेटों को यूरोप दौरे पर जाना है और उसी वक्त पिताश्री को वृद्धाश्रम में रखना है। तभी पिताजी का अकेलापन टूटता है। जब बच्चे यूरोप से वापस लौटकर आएंगे तब पुनः गृह प्रवेश के साथ होली का त्योहार एक साथ मनाने का निश्चित होता है। यूरोप से वापस लौटने के बाद होली, रंग रंगों से भरने वाली होली के त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने का तय करते हैं। और तभी उन्हें लगता है कि जब बेटा वापस आएगा तभी मेरा गृह प्रवेश होगा। इस कहानी में वृद्ध माता पिता रिटायर इंजीनियर है। इस कहानी में पिताजी वृद्ध रिटायर इंजीनियर है और उनकी पत्नी लक्ष्मी जो नाम के अनुरूप एक आदर्श पत्नी तथा कर्मनिष्ठ गृहिणी है, यानी कर्तव्य परायण ऐसी आदर्श गृहिणी है। जिस तरह से दुनिया के अंतर्गत के प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, उसी प्रकार का दायित्व इस कहानी के अंतर्गत की माँ लक्ष्मी और रिटायर इंजीनियर पिता, इन दोनों ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। बड़ा करने के बाद उनकी पढ़ाई पूरी कर ली है और पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके लिए एक बड़ा आशियाना बनवाना ही नहीं, आशियाना उन्होंने उनके लिए बनवाया है। आशियाना बनवाने के बाद जब बेटों के द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य होता है कि अपनी यूरोप यात्रा के दौरान माता पिता की सुरक्षा हेतु उन्हें वृद्धाश्रम में रखने के लिए जो फैसला लिया जाता है, तो उस फैसले का दुख पिता को होता है। पिता को ऐसा लगता है वहीं पे कि जिसने अपने बेहतरीन साल इस घर और बच्चों के लिए दिए हैं, जिसने अपने बेहतरीन जीवन के वर्ष इस घर और बच्चों के लिए दिए हैं, जब तक उन्होंने अपना पूरा हुक्म परिवार में चलाया है, सबकी जरूरतें उन्होंने पूरी कर ली है, और जब सबकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं तब सबके सब दूर चले जा रहे हैं, तब
पिता को अपने पुराने दिनों की याद आती है। पढ़ाई से लेकर, पत्नी लक्ष्मी से लेकर, पत्नी को समय दिया नहीं है उतना समय उन्होंने अपने बेटों को दिया है, और बेटों के द्वारा उनकी जो अवहेलना है, उस अवहेलना की वजह से पिताजी खुद को अकेला महसूस करते हैं। अपने पुराने दिनों की याद उन्हें आ जाती है। अपने ही घर में अपना हुक्म चलता था, लेकिन आज वो हुक्म नहीं है, और जीवन उन्होंने अपने पत्नी को ठीक से समझाने की कोशिश तक नहीं की थी। लेकिन पत्नी पहले की तरह आज भी अकेलेपन में उनका साथ दे रही है, क्योंकि वह भारतीय नारी लक्ष्मी है, एक कर्मनिष्ठ स्त्री है, और आदर्श पत्नी है, आदर्श माता है, आदर्श सहेली है। एक भारतीय आदर्श पत्नी, भारतीय आदर्श माँ, भारतीय आदर्श स्त्री यहाँ इस कहानी के अंतर्गत शालिनी सिंह के द्वारा चित्रित हुई है, क्योंकि शालिनी सिंह के ऊपर संयुक्त परिवार, मायके के अंतर्गत का और ससुराल के अंतर्गत का, दोनों भी परिवार के अंतर्गत से जो संस्कार उनके ऊपर हुए हैं, वो एक आदर्श स्त्री, आदर्श पत्नी के रूप में दिखाई देते हैं। कहानी में पति पत्नी को लेकर किए गए जो अपने व्यवहार है, करीबन 35 साल दोनों ने एक साथ बिताए हैं, और उसके बाद जो पश्चाताप होता है, उस पश्चाताप को लेखिका ने इस कहानी के अंतर्गत व्यक्त किया है। पश्चाताप और बच्चों, पोतों से लेकर वे परेशान हैं, खुद के बेटों से, पोतों से दूर अकेलेपन की पीड़ा को सह लेना पड़ता है। घर में सबका खुशियों के साथ मिलजुल कर रहना ही माता पिता तथा बच्चों का जीवन को सार्थक बना देता है। इस कहानी की जो मूल संवेदना है वह ऐसी है कि ऐसा परिवार होना चाहिए, उस परिवार के अंतर्गत बेटे के साथ उसके पोते वगैरह जो भी कोई पारिवारिक सभी सदस्य हैं, वह मिलजुल कर आपस में जब रहेंगे तभी जीवन की सार्थकता हो सकती है। यही संकल्पना, यही मूल संवेदना इस कहानी के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत वसंत ऋतु से है। वसंत ऋतु के अंतर्गत के त्योहारों को आप जानते हैं? वसंत ऋतु के अंतर्गत कौन से त्योहार आते हैं? वसंत ऋतु के अंतर्गत होलिकोत्सव आता है, होली का त्योहार आता है। आई झूम के वसंत, झूमो संग संग में आई झूम के वसंत, इस प्रकार का गीत रेडियो पर सुनने के लिए मिल रहा है। यह रेडियो पर का गीत राधेलाल जी गुनगुनाते हुए गुम हो गए हैं, क्योंकि हफ्ते भर से घर में होली का रंग चढ़ गया है। उनके घर में सब भाई बहन इकट्ठा हो गए हैं। दिन भर में घर में बच्चों की धम्मा चौकड़ी लगती रहती है।
लक्ष्मी और अम्मा के सौजन्य से ने दोनों की कृपा से, दोनों की मदद से होली पर बगीचे में बढ़िया मजबूत झूला डाला जाता है। झूला झूलने के लिए चारों तरफ गजिया की महक, दही बड़ों की सुग्गा बुहाट, दबे पांव चुप चुप ठंडाई, नमकीन, मीठे सेव, चटपटी पापड़ बढ़िया और पूरे कॉलोनी की औरतों का जमवाड़ा। खाने के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान और सभी महिलाएं उनके आंगन में जमघट लगवाती है, जमवाड़ा लगवाती है। दहन वाले दिन, दहन ने होली के दिन में जो रावण का पुतला जलाया जाता है, उस दिन घर के सामने लकड़ियां लगाई जाती है। पंडित जी के मुहूर्त के हिसाब से होलिका का दहन का शुभ कार्य होता है। लोग गेहूं की बालियां, गोबर के कंडे की माला पोकर होलिका में चढ़ाते हैं। उसके बाद कार्यक्रम चलता है। गर्मा गर्म जलेबी, दाल की कचौड़ी, दही बड़े और भी जाने क्या क्या होता है। फिर से शुरू हो जाता है। अबर बच्चों के पोर से बड़ा सा टब रखा जाता है। दहन के बाद बड़ा सा टब रखा जाता है। उस टब में रंग घोल दिया जाता है। सुबह से ही रिश्तेदारों का जमवाड़ा शुरू हो जाता है। जो भी आता है उस रंग भरे टब की शोभा जरूर बढ़ाता है। यानी जो भी आता है वो रंग के अंतर्गत रंगता हुआ महसूस होता है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी होली का आनंद बड़े जमकर लेते हैं। एक दिन के लिए सही, लेकिन उन सभी का बचपन लौट आता है। तभी तंद्रा भंग हुई है। तब नींद टूट चुकी है। अपने दवाई नहीं खाई, अभी खा लीजिए वरना फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। ये लक्ष्मी का वक्तव्य है अपने पति रिटायर इंजीनियर के बारे में। उसकी आवाज सुनकर मैं जैसे बौखला बौखला सा गया, कहां से कहां जा पहुंचा। ने उसकी जो आवाज है, शादी के पहले वाले दिन से लेकर आज तक जैसे कि वैसे इस इंजीनियर के साथ है। परिस्थिति का एहसास होते हुए आंखें नम हो आई है, क्योंकि बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम का मार्ग दिखाया है। अभी कुछ समय हुआ है यहाँ पे मैं और लक्ष्मी आई है। यहाँ मतलब वृद्धाश्रम में हम आए हैं। और वृद्धाश्रम में आने के बाद हमारे बच्चे हमें यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चले गए। वो लोग यूरोप की ट्रिप पर जा रहे थे और उनका कहना था कि इतने बड़े घर में अकेला रहना अक्लमंदी नहीं है। जिस तरह के हालात शहर के बन गए हैं, जैसे ही पता चलता है कि बुजुर्ग अकेले होते चले जा रहे हैं, ये वारदात का अंजाम दिखाई देता है। इसीलिए सबको बेहतर होगा कि आप कुछ समय के लिए आश्रम चले आइए। यह सुनकर कलेजा मुंह तक आ रहा था। शहर का सबसे बढ़िया ओल्ड एज होम नाम से मेरा घर परिचित था, लेकिन ये छोटा बेटा, आपके जैसे बहुत लोग वहां होंगे, आपको अकेला भी नहीं होने देंगे। मुझे लगा उस वक्त कि छोटा बच्चा मुझे बच्चों के समान फुसलाने लगा है। जिस तरह से बच्चों को हम कहते हैं ना, टॉफी चॉकलेट का लालच दिखाकर, उसी तरह से वो बच्चा मुझे कुछ बोलने लालच दे रहा है। मेरी आवाज नहीं निकलने लगी गले से, कोई गोला फंस गया है। 2 बूंद आंसू जैसे मेरे दिल पे जा गिरे हैं।
लगा ये लोग मुझे नोचकर अपनों से दूर फेंकना चाहते हैं। मेरा दिल पूरे जोर से धड़क रहा था, इतना तेज कि मैं उनकी आवाज जैसे बाहर तक सुन पा रहा था। कुछ न कह पा रहा था, ना ही चुप रह पा रहा था। मैं चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हो चुका था। बाकी कल